हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था कि कोचिन शिपयार्ड के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया था। उसी रिक्वेस्ट को रेस्पेक्ट करते हुए आज मैं संडे का दिन, हर संडे का दिन मैं अपने तरफ से या सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट की तरफ से कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। और बीच में मैंने पीएनबी बैंक, इन्वेस्टमेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रामा स्टील के ऊपर वीडियो बनाया था। और आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कोचिन शिपयार्ड को होल्ड करके बैठे हैं, जो लेना चाहते हैं, जो भी है, वो अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट को सलाह कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है। इससे आपको डिसीजन लेने में ज़रूर मदद पहुँचेगी। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि कोचिन शिपयार्ड के विषय में आपको डिटेल जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं कोचिन शिपयार्ड का कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन से। 29 अप्रैल 1972, 52 साल पहले कोचिन शिपयार्ड का शुरुआत हुआ था। ये एक शिप बिल्डिंग, जहाज़ बनाने वाला कंपनी है और जहाज़ को मेंटेनेंस भी करती है, और सबसे लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का, जो कि केरला में अवस्थित है, कोची पोर्ट में। और ये जो है, इसका जो सर्विसेज है वो है बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, शिप का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाती है, सप्लाई वेसल्स, डबल हॉल्ड ऑयल टैंकर्स, ये सब इसका सर्विसेज है। इसने पहली बार एक भारत में ही, भारत का जो निर्माण है, इंडिजिनस बोलते हैं जिसको, स्वदेशी निर्माण के हिसाब से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत। तो ये एक इसका उपलब्धि है। इसको मिनी रत्न स्टेटस मिला हुआ है। मिनी रत्न स्टेटस मतलब शॉर्ट एन अमाउंट कैपेक्स के लिए। कैपेक्स का वीडियो मैंने पहले बनाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप देख सकते हैं। कैपेक्स के लिए इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरी नहीं है, मगर मिनी स्तर में है। जैसे महारत्न कंपनी थोड़ा बड़ा होता है, ये मिनी रत्न है। हेडक्वार्टर इसका है कोची में, केरला में, और कोची और केरला में। और इसके जो एमडी और चेयरमैन है वो है मधु नायर। मधु नायर इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं। इसका जो प्रोडक्ट्स है वो है एयरक्राफ्ट करियर, टैंकर्स, बल्क करियर्स, प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स, पेट्रोल बोट्स, डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। ये सर्विस प्रोवाइड भी करती है। सर्विस प्रोवाइड में शिप डिज़ाइनिंग करती है, शिप बिल्डिंग करती है, शिप का निर्माण करती है, और शिप का रिपेयर भी करती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं कोचिन शिपयार्ड के। इसका जो मैक्सिमम ओनरशिप है वो गवर्नमेंट इंडिया के पास है, 72% प्लस अराउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। तो गवर्नमेंट बैकिंग कंपनी है, काफ़ी गवर्नमेंट बैकिंग है, तो काफ़ी अच्छा ट्रस्ट है सब प्रमोटर्स का इसके ऊपर। इसका जो सब्सिडरीज कंपनीज है वो है हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब आइए जानते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग लिए कोचिन शिपयार्ड का, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये सारी चीज़ें, इसका प्रोडक्ट, सर्विसेज। अब आइए जानते हैं फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल डाटाज के ऊपर नज़र डालते हैं। इसका जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरे जैसे चैनल में जाके आप सर्च करेंगे पीई रेशियो, आपको मिल जाएगी। तो इसका पीई रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 46.78 है। 30 अराउंड को अच्छा माना जाता है। और सेक्टोरल है 46.78। सेक्टोरल के हिसाब से, सेक्टोरल का एक बैलेंसिंग हिसाब से इसका पी रेशियो है, तो पी रेशियो काफ़ी हाई है। पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसका 8.04 टाइम्स है। इसका जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से 8 गुना ज़्यादा है पीबी रेशियो। पी रेशियो भी महंगा है और पीबी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको एडजस्टमेंट हो सकता है ये शेयर, इसलिए बढ़ के ये गिरा भी था, क्योंकि बुक वैल्यू और प्राइस अर्निंग रेशियो को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो गया था। आइए जानते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आया था। अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है। इसका जून का क्वार्टर एनालिसिस करते हैं मार्च के कंपैरिजन में। तो सेल्स इसका कम हुआ है, 771 करोड़, मार्च में था 1286 करोड़, काफ़ी गिरा हुआ है सेल्स, इसके कारण से भी प्राइस में इसका गिरावट आया होगा। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स पहले का जो इसका अर्निंग है वो भी गिरा हुआ है, 348 करोड़ था जून में, और अभी है 242 करोड़ का। नेट प्रॉफिट भी गिरा हुआ है, 258 करोड़ का था मार्च में और 174 करोड़ का जून में है।
तो फाइनेंशियल स्थिति कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मार्च के कंपैरिजन में जून में, तो इसको सुधारना जरूरी है। देखते हैं कि सितंबर क्वार्टर में कैसा रिजल्ट आता है। रिजर्व एंड सरप्लस इसका बढ़ा हुआ है, मार्च में था 4,296 करोड़ का और 4,871 करोड़ का जून में है। इसका करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहा है। करंट रेशियो 1.33 है, जनरल स्टैंडर्ड है 2:1 का। 2:1 का करंट रेशियो जनरल स्टैंडर्ड है, 2 के ऊपर अच्छा नहीं माना जाता है। ज़्यादा फंड ब्लॉक हो जाता है तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में नकारात्मक असर पड़ता है। तो करंट रेशियो कंफर्टेबल है, 1.33 है। लास्ट मार्च में था 1.39, तो कम है, मतलब 1 के अराउंड 1.5 के आसपास रहता है तो कंफर्टेबल ही माना जाता है। क्विक रेशियो 1:1 को स्टैंडर्ड माना जाता है, उसी के आसपास है, 1.17 है। मार्च में था 1.32, मार्च में थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक हुआ था, अभी फ्री हुआ है, वो काफ़ी अच्छा ये रेशियो है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका 0 है, मतलब डेप्ट कुछ भी नहीं है, नॉमिनल डेप्ट है। इसका जो कंटिंजेंट लिएबिलिटी है, जो आने वाले दिन में कोई इवेंट के वजह से जो दायित्व सृजना हो सकता है, वो कंटिंजेंट लिएबिलिटी है 1922 करोड़, और लास्ट ईयर था ये 2116 करोड़ का। तो 2116 करोड़ से ये कम हुआ है, 1922 करोड़ में आया है कंटिंजेंट लिएबिलिटी। तो कंटिंजेंट लिएबिलिटी का मतलब होता है जैसे कोई गारंटीज हो गया, बीड बॉन्ड गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब का जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला दायित्व है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लिएबिलिटीज। कोई भी घटना से उत्पन्न होने वाला जिसको बैलेंस शीट के बाहर दिखाया जाता है, तो ये कम होना एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, मार्च में पॉजिटिव था 1577 करोड़ और इस जून में ये -61 करोड़ है। तो काफ़ी इसको ध्यान देना पड़ेगा कंपनी को। 3 टाइप का कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसी को नेट करके ये -61 करोड़ आया है, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है कंपनी को। तो जो कि एक खराब रेशियो दिख रहा है, खराब डाटा दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, 30.77% है, लास्ट जून में था 19.47%। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका बढ़ा है, 28.82% है, मार्च में था 16.56%। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 20.44%, मार्च में था 12.88%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ा है, 15.65% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी और नेटवर्थ। जो बढ़ा है शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से 15.65% का रिटर्न है, काफ़ी अच्छा है। मार्च में था 6.88%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट और इक्विटी दोनों जोड़ा जाता है। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है इक्विटी कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल। तो बाहर से लिया गया जो पैसा है वो भी कैपिटल है, लोन कैपिटल है, और इंटरनल जो पैसा है वो इक्विटी है, वो भी कैपिटल है। तो दोनों कैपिटल जोड़ के 19.98% का ये रिटर्न है। मार्च में था 7.99%, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहा है। रिटर्न ऑन एसेट है 6.50%, लास्ट मार्च में था 3.04%। तो एसेट यूटिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी ने किया है। कुछ रेशियोज खराब हैं जिसको कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा। करंट रेशियो 1.33%, पहले ही मैंने बताया। क्विक रेशियो, डीई रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी शानदार है, 35 टाइम्स है। मतलब ये जितना ब्याज पे करता है उसका 35 गुना इसके पास अर्निंग है, EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं, इसका फार्मूला है। तो मार्च में था 13 टाइम्स और अभी है 35 टाइम्स। तो काफ़ी अच्छा अर्निंग के हिसाब से इसका कवरेज मेंटेन हुआ है। आइए जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा है 72.86% गवर्नमेंट का, काफ़ी अच्छा शानदार प्रमोटर होल्डिंग है। FII वाले का 3.84% है, DII वालों का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII मतलब विदेशी निवेशक जिसका 3.84% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो भारतीय निवेशक हैं उसका है 3.01%, और पब्लिक का है 20.03%। सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर का होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग, म्यूचुअल फंड DII में आते हैं, DII वालों ने मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग को बढ़ाया है, इसमें 2.20%, 2.63% तक बढ़ा है। तो 2.63% अभी का होल्डिंग है MF का, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है ये कंपनी के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट बढ़ने का मतलब, होल्डिंग बढ़ने का मतलब इसका ट्रस्ट बढ़ा हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा
एक इन्फॉर्मेशन है। FPI गिरा हुआ है होल्डिंग, जो विदेशी निवेशक हैं 4.94% से 3.84% में आया है, तो अभी होल्डिंग है 3.84%। ये चाइना के कारण से हो सकता है, क्योंकि सितंबर में आपको पता है बहुत सारे FII वालों ने सेलिंग किया है और पैसा चाइना की तरफ रोल ओवर हुआ है, तो इसके कारण से भी इसमें भी सेलिंग आया हो सकता है चाइना का स्टिमुलस पैकेज के हिसाब से। कॉर्पोरेट एक्शन का बात किया जाए तो 23 सितंबर 2024 यानी कि 23 सितंबर में इसने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था, ₹2.25 पर शेयर का। 23 सितंबर इसका एक्स डेट था और 10 जनवरी 2024 में इसने अपना स्टॉक को स्प्लिट किया था, ₹10 फेस वैल्यू से ₹5 कर दिया था। इसके बाद कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन इसमें नहीं देखा गया है। तो ये सारे चीज़ें था कोचिन शिपयार्ड का। तो इससे थोड़ा बहुत एनालिसिस ये होता है कि सेल्स गिरा हुआ है, प्रॉफिट गिरा हुआ है, ये सब चीज़ें कंपनी को अब ध्यान देना पड़ेगा। सितंबर का क्वार्टर देखने के बाद, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब सिर्फ बाकी रह गया है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट। तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आते ही हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे और उसका वीडियो भी मैं डालूंगा, जिसके बाद आप डिसीजन कर सकते हैं। और एक बार ब्रोकर और कंसल्टेंट देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट बैकिंग है, मिनीरत्न स्टार्टअप कंपनी है, तो इसको गवर्नमेंट रिवाइव करेगी ही और आने वाले दिन में इसको बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश करेगी गवर्नमेंट अवश्य, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप देखें, म्यूचुअल फंड का भी विश्वास इसमें बढ़ा है, होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है अपना। आइए जानते हैं, मैंने कुछ स्ट्रेंथ वीकनेसेस, स्वॉट एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ इसका, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो इसके हिसाब से जो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये क्रिएट करती है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जो कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और कंपनी के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पेस्ट, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, ये क्रिएट करती हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो आइए जानते हैं इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्रिएट कर रही है। पहला है मिनीरत्न कंपनी, इसका स्ट्रेंथ है, मिनीरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट बैकिंग कंपनी है। तीसरा MF ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, ये भी एक स्ट्रेंथ है, कंपनी के लिए विश्वास बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बढ़ा है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। करंट रेशियो कंफर्टेबल है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन इसका बढ़ा हुआ है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी बढ़ा हुआ है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 और नॉमिनल है, जो कंपनी कर्ज में नहीं है, तो इसके वजह से ये एक स्ट्रेंथ बन के आता है कंपनी के लिए। वीकनेसेस में इसका नेगेटिव कैश फ्लो है -61 करोड़ का, इसको सुधारना जरूरी है। सेल्स गिरा हुआ है, ये भी एक कमजोरी है, वीकनेसेस है। PE एकदम हाई है, PB हाई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हाई है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को। अर्निंग बढ़ा के, अर्निंग बढ़ेगा तो PE रेशियो कम हो जाएगी और अर्निंग बढ़ेगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी मेंटेन रहेगी। और नेट प्रॉफिट में जो गिरावट आया है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में, तो उसको मेंटेन करना भी कंपनी को ज़रूरी है। तो ये था स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। आइए जानते हैं कंपनी के अपॉर्चुनिटीज़, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मैंने बताया, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, इसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट कंपनी है तो अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी, पॉलिटिकल फेवर्स भी मिलेगी। और डिफेंस सेक्टर बजट का जो एलोकेशन है, इस अभी बजट में काफ़ी भारी भरकम एक आवंटन होने का चांसेस है, तो इसका फ़ायदा भी इसको मिल सकती है। तो जो ये एक अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इसको अपडेट करना होगा अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो थोड़ा बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक एक हायरार्किकल प्रेशर आ सकती है। हायरार्किकल प्रेशर मतलब अप्रूवल का, बहुत सारी चीज़ें लेट होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज में। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कोप अप करने के लिए कंपनी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, तो वो एक चैलेंज हो सकता है कंपनी के लिए। चैलेंजेस में ये मैंने नोट किया है। और अंतिम मैंने एक चैलेंज नोट किया है, ये एक जो मिनी रत्न कंपनी है, इसका कुछ लिमिटेशंस है, जिसके कारण से अपना कंपनी ये जो अपना कार्य है, अपना जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मनचाहा एक लिमिट में नहीं कर सकता है, जिसका अप्रूवल के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। गवर्नमेंट एक ब्यूरोक्रेटिकल प्रेशर होता है, हायरार्किकल एक अप्रोच होता है अप्रूवल का, तो इसमें थोड़ा कठिनाइयाँ आ सकती है, जो एक चैलेंज है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कंपनी अच्छा है, आने वाले दिन में अच्छा कर सकता है।
डिफेंस सेक्टर का बजट भी अच्छा रहा है, गवर्नमेंट बैकिंग कंपनी है, तो थोड़ा बहुत डाटा इसको सुधारना ज़रूरी है, जिसके ऊपर कंपनी काम करेगी तो और से कंपनी आगे बढ़ सकती है। कोई भी ये शेयर खरीदने और बेचने से पहले अपना कंसल्टेंट को ज़रूर सलाह करें, ताकि आपको सही डिसीजन लेने में मदद पहुंचे। ये एक नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हैव ए नाइस डे।